Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you're doing really great. So in today's video, we'll be discussing the remaining part of Cold War. तो पहला टॉपिक जो आज हम देखेंगे वो है फर्स्ट फेज ऑफ वियतनाम वॉर. तो इसका बैकग्राउंड क्या था वो पहले देख लेते हैं हम, ठीक है. सो बैकग्राउंड में यही था कि इंडो चाइना जो है वो तीन एरियाज उसमें थी, वियतनाम, लेओस और कंबोडिया, ठीक है. और ये तीनों एरिया जो है वो फ्रेंच कॉलोनियल रूल के अंडर थी. किसके अंडर थी? फ्रेंच कॉलोनियल रूल के अंदर. बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मतलब क्या था कि फ्रेंच एम्पायर जो है वो वहाँ पे रूल करती थी, बट वहाँ के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं था, उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए थी, इसलिए वो फ्रेंच लोगों के साथ लड़ते भी थे कि भैया देखो हमें इंडिपेंडेंट रहना है, आप हमें रूल नहीं कर सकते, ठीक है. ऐसा तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या के टाइम पे क्या हुआ कि जापान ने फिर से इंडो चाइना को ऑक्यूपाई कर लिया. लेकिन जैसे ही जापान गिरा, है ना, क्यों गिरा वो भी आपको पता ही है, वो सारा हिरोशिमा नागासाकी पे जो अटैक हुआ था, बॉम्बिंग, और क्यों हुआ था क्योंकि जापान ने अटैक किया था पर्ल हार्बर पे. जो भी है वो सब पिछले वीडियोस में, जो आपके वर्ल्ड वॉर 2 के वीडियोस हैं उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको. तो जो भी है, जापान का जब फॉल हुआ तो वियतनाम को फिर क्या किया गया कि वियतनाम को एज अ रिपब्लिक कंट्री. अच्छा, रिपब्लिक ये जो टर्म है ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है. This is a term which I've explained more than I think 3-4 times in like in my previous videos. So just comment down below कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है. तो वियतनाम एक तरह से इंडिपेंडेंट होगी, बट ये जो फ्रेंच और जापानीज़ थे उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई थी. बट फिर भी एक लीडर थे जिनका नाम था हो ची मिन, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज़ अंडरलाइन, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, फैक्चुअल डिटेल्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. हो ची मिन जो थे उन्होंने ये जो वियतनाम है उसको वो इंडिपेंडेंस दिलाई, उसको वो रिपब्लिक का आइडेंटिटी दिया, उन्होंने लड़ाई करी, ही फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम. फिर जो है वियतनाम बन जाता है आपका रिपब्लिक, ठीक है. उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे अभी, मूविंग अहेड. ओके, सो अब जो वियतमिन थे, ठीक है, उन्हें कम्युनिस्ट, मतलब ये एक अलायंस थी, कुछ लोगों की एक अलायंस थी जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग थे, डिफरेंट शेड्स ऑफ पीपल, उनकी अलायंस थी. और इसे ऑल दो कम्युनिस्ट लीड करती थी, बट इसमें सिर्फ कम्युनिस्ट नहीं बाकी लोग भी थे. तो ये जो इंडिपेंडेंस मिली हो चिन मिन ने दिलवाई वियतनाम को, वो फ्रांस को पसंद नहीं था. फ्रांस नहीं चाहता था कि ये जो वियतनाम है उसको फुल इंडिपेंडेंस मिले. तो इसीलिए वो एक तरह से रेजिस्ट कर रहा था कि भैया नहीं, वियतनाम को हमें फुल इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहिए. तो वियतमिन जो है, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल लेड बाय कम्युनिस्ट्स, दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट फ्रांस. उन्होंने फ्रांस के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया कि भैया तुम कैसे ऐसे कह सकते हो कि वियतनाम को इंडिपेंडेंस नहीं मिलना चाहिए, तुम होते कौन हो बोलने वाले, एंड दिस एंड दैट, है ना. तो ये 8 साल तक चलता रहा, और इवेंचुअली मतलब 8 साल तक ये चला, जस्ट इमेजिन. बट इवेंचुअली फ्रांस जो है उसकी डिफीट हो जाती है, और वियतनाम जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है. फ्रांस फेल टू सेंड ट्रूप्स बिकॉज ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रियलाइजिंग द स्ट्रगल एज अ पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड फाइट अगेंस्ट कम्युनिज्म. अमेरिका ऑल्सो बिकेम इन्वॉल्व इन हेल्प फ्रेंच विथ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड. तो जब ये लड़ाई हो रही थी 8 साल तक, तो फ्रांस सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी रेपरकशंस, उसका भी जो इफेक्ट था फ्रांस पे, तो है ना. तो एक काइंड ऑफ लंबा सा स्ट्रगल था, इवेंचुअली फ्रांस की डिफीट हो गई, वियतनाम हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है. और कहाँ डिफीट हुई थी ये? दीन बीन पू में. कब? मई 1954 में. ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स है विच यू नीड टू मेमोराइज. ये डिफीट कहाँ हुई थी? फ्रांस कहाँ, फ्रांस को ये जो वियतमिन थे उन्होंने कहाँ डिफीट किया था? दीन बीन फू. और ये लड़ाई क्यों हुई थी? क्योंकि फ्रांस वाज ओपोजिंग वियतनाम का इंडिपेंडेंस, ठीक है. दैट इज इट. मूविंग अहेड, जेनीवा कॉन्फ्रेंस ऑफ 1954. अब मैं पहले बता दूँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज यहीं पे जो है वियतनाम का डिवीजन हुआ था. क्या हुआ था? वियतनाम का डिवीजन हुआ था. सो ये 1954 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस को किसने किसने अटेंड किया था? ब्रिटेन ने अटेंड किया था, फ्रांस ने अटेंड किया था, कम्युनिस्ट चाइना ने, और यूएसए ने. और इस कॉन्फ्रेंस के बाद ही जो है वियतनाम को 2 पार्ट्स में पार्टीशन किया गया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम. और जो नॉर्थ वियतनाम था वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट थी? हो ची मिन.
और जो साउथ वियतनाम थी वहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस है, किसका डोमिनेंस है, किसका गवर्नमेंट था, वेस्टर्न पावर्स का। कौन से वेस्टर्न पावर्स? मेनली अमेरिका का। ठीक है, तो नॉर्थ वियतनाम को कौन रूल कर रहा था? हो ची मिन। और साउथ वियतनाम को कौन कर रहा था? अमेरिका, मेनली वेस्टर्न पावर्स बेसिकली। बट अमेरिका रिफ्यूज टू साइन द जेनीवा अकॉर्ड ऑफ 1954। इसका इसका क्या मतलब हुआ? ये जेनीवा अकॉर्ड था क्या? It was laid down in the Geneva Agreement that election should be held in Vietnam in 1956 to ascertain whether the people wanted reunification of two parts of Vietnam. But this election never held, and gradually civil wars were started in Vietnam, in which the North Vietnam and America got involved in the long run. तो basically Geneva Accord के according इलेक्शंस होने चाहिए थे, है ना। जेनेवा अग्रीमेंट में ये लिखा भी गया था कि इलेक्शंस होंगे जहाँ पे लोगों से ये पूछा जाएगा कि क्या वो चाहते हैं कि ये जो डिवीज़न है वो ना हो और वापस से वियतनाम जो है वो एक यूनाइटेड पावर बन जाए, या क्या वो चाहते हैं कि ये डिवीज़न हो, मतलब ये डिवीज़न जो हो गया है वो वैसा ही रहे। तो डू दे वॉन्ट द यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ वियतनाम और नॉट? बट ऐसा हुआ ही नहीं, लोगों को ये इलेक्शन का मौका मिला ही नहीं, उनको इलेक्ट करने का मौका मिला ही नहीं, ना इलेक्शन हुई, ना लोग अपने ओपिनियंस को बोल पाए, कुछ नहीं हुआ। और इसके चलते क्या हुआ? सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर का मतलब पता है ना, दंगे फसाद शुरू हो गए एट अ वेरी कॉमन मास लेवल। ठीक है, मूविंग अहेड, द नेक्स्ट टॉपिक विल सी दैट इज द सेकेंड फेज ऑफ वियतनाम वॉर। ये 1954 से 1975 तक हुआ। पहला फेज जो था वो कब से कब तक हुआ था? 1946 से 54। और सेकेंड फेज जो है 1954 से 1975। तो इसमें जो है द साउथ वियतनामीज गवर्नमेंट अंडर प्रेसिडेंट Ngo Dinh Diem refused to organize elections. America backed this regime and never passed Ngo Dinh Diem for elections for fear of communist victory. Very soon, the government of Ngo Dinh Diem became unpopular, and a nationalist liberation front was formed with various opposition groups, including the former communist members of Vietnam. The NLF now demanded a democratic national coalition government which would take steps for a united Vietnam. तो बेसिकली क्या हुआ कि जो साउथ वियतनाम में गवर्नमेंट था ना, वो वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था? एनजीओ दिन दिम। ठीक है, तो उन्होंने ही रिफ्यूज़ किया इलेक्शंस करने से। और अमेरिका जो है वो भी इस चीज़ से अग्री कर गई थी कि नहीं होना चाहिए भैया इलेक्शंस, क्योंकि अगर हुई इलेक्शंस, अगर वियतनाम में इलेक्शंस हुई तो कम्युनिस्ट विक्ट्री होगी, कम्युनिस्ट का जो है उसका जीत होगा। एंड वो दोनों ही नहीं, वो अमेरिका चाहती ही नहीं थी कि कम्युनिस्ट का विक्ट्री हो। तो इसीलिए साउथ वियतनाम के गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया और अमेरिका ने भी मना कर दिया कि भैया देखो इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। बट बहुत जल्द क्या हुआ, ये जो एनजीओ डिन डीम का जो गवर्नमेंट था ना वो अनपॉपुलर हो गया। ठीक है, फिर सत्ता में कौन आता है? फिर फ्रंट पे कौन आता है? फो फ्रंट पे नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये जो है ये अब आता है इन द फो फ्रंट। और ये बेसिकली क्या था? इसमें काफ़ी ऑपोजिशन के ग्रुप्स थे, इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट मेंबर्स ऑफ वियतमिन। ठीक है, और ये एनएलएफ जो था ना, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसने क्या डिमांड रखी कि भैया देखो हमें एक डेमोक्रेटिक नेशनल कोalition गवर्नमेंट चाहिए जिससे कि हम वियतनाम का जो ये तुमने पार्टीशन कर रखा है ना, एप्पल की तरह दो हिस्सों में काट रखा है, वो नहीं चाहिए हमें भैया, हमें दोनों एप्पल को पूरा खाएंगे हम। जस्ट अ जोक, खाना नहीं था उन्हें, इट्स जस्ट दैट दे वांटेड कि वियतनाम को यूनिफाई कर दे, वो एक यूनाइटेड पावर हो। ओके, सो एक तो पहले जो डीएम की गवर्नमेंट थी ना वो ऑलरेडी अनपॉपुलर हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो एनएलएफ फॉर्म हुआ था, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये बेसिकली कुछ ग्रुप्स का, 2-3 ग्रुप्स का एक ग्रुप था। मतलब रुको मैं बताती हूँ, मान लो ये एक सर्टेन ग्रुप है, ये एक सर्टेन ग्रुप है, ये एक सर्टेन ग्रुप है, इन तीनों को कंबाइन करके जो है एनएलएफ फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो डेफिनेटली एनएलएफ के डिमांड्स के सामने डीम की गवर्नमेंट तो ऐसे भी हार मानी जाएगी, क्योंकि उसके पास डीम डज नॉट हैव दैट अथॉरिटी ऑल्सो, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी अनपॉपुलर हो गई थी। तो वही हुआ। ओके, लेट मी रिमूव दिस एंटायर थिंग।
मूविंग अहेड, अमेरिका ने फिर क्या किया? अमेरिका इंक्रीज इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन साउथ वियतनाम ऑन द प्ली ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ Vietnamese people, but the real intention was to keep the country in the non-communist bloc. The Vietnam crisis was a post-Cold War problem. China and America were the principal interested parties in Moscow, and Moscow had maintained a caution. The refusal of the South Vietnamese government to organize nationwide election. Ho Chi Minh believed the only force could unite the two halves of the country. Successive American presidents like Kennedy and Johnson stuck the policy of interference in South Vietnam to prevent the spread of communism. सो बेसिकली अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने बोला कि देखो भैया, हम साउथ वियतनाम को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम अपना मिलिट्री साउथ वियतनाम में रखेंगे ताकि साउथ वियतनाम की प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। वी वांट कि साउथ वियतनाम जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो इंडिपेंडेंट रहे, वहाँ के लोग इंडिपेंडेंट रहे और वो बाकी जितने भी एक्सटर्नल पावर्स है उससे प्रोटेक्टेड रहे। बट रियल इंटेंशन क्या था अमेरिका का? कि वो नहीं चाहती थी कि साउथ वियतनाम जो है वो कम्युनिस्ट पावर के अंडर आए, ठीक है। और ये जो भी वियतनाम का क्राइसिस है ना, ये कोल्ड वॉर के बाद हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जब भी आप आंसर लिखो तो आप इसको स्टार्टिंग में ही मेंशन कर सकते हो कि जो वियतनाम की क्राइसिस है वो पोस्ट कोल्ड वॉर हुई थी, मतलब कोल्ड वॉर के बाद हुई थी, ठीक है। तो चाइना और अमेरिका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी इस वियतनाम वाले मुद्दे में, और मॉस्को भी जो थी ना, वो भी एक तरह से उसने भी ध्यान रख रखा था, मतलब उसने भी अपनी नज़र गराई हुई थी इस पर्टिकुलर पूरे जो भी हो रहा था, इस पूरे वियतनाम को लेके जो भी क्राइसिस चल रहा था या वियतनाम को लेके जो भी इश्यूज चल रहा था इन अ वे, ठीक है। तो जो साउथ वियतनाम गवर्नमेंट का जो रिफ्यूज़ल हो गया था कि इलेक्शन नहीं होंगे, किसने बोला था? हो चिन मिन ने बोला था, और यूएसए ने भी इस चीज़ को अग्री किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि यही था रीज़न था कि कम्युनिस्ट, अगर इलेक्शंस हुए तो कम्युनिस्ट जीत जाएगी, एंड वो नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट का जो है रूल या अथॉरिटी या गवर्नमेंट आए, ठीक है। ऑल्सो हो चिन मिन ने एक और बात कही थी, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि अगर साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम को यूनाइट करना है तो सिर्फ फोर्स, मतलब सिर्फ अगर हम वॉर वगैरह करें ना, उससे ही वो यूनाइट हो सकते हैं, वो बातों से, सॉफ्ट पावर से यूनाइट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद Gulf Tonkin incidents. Okay. In fact, during the first year of Johnson administration, the controversial first Gulf of Tonkin incident took place. The first incident occurred between North Vietnam and the United States in the waters of Gulf of Tonkin in August of 1964. When one US destroyer, USS Maddox, was patrolling in the area, North Vietnamese torpedo boats attacked the US destroyer, according to the US source. The second Gulf of Tonkin incident occurred on August 4, 1964. It is said the second Gulf of Tonkin incident never took place. So basically, the first year of Johnson administration. इसका मतलब क्या? जॉनसन कौन है? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है द सक्सेसिव अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो 1963 से 69 तक उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चला, उसमें क्या हुआ था? गल्फ ऑफ टॉन्किन इंसिडेंट हुआ था। टॉन्किन जो है वो एक जगह है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। तो वहाँ पे क्या हुआ? USS मैडॉक्स, वो वहाँ पे उस एरिया में, उस पानी में वो चल रही थी, और वहाँ पे फिर नॉर्थ वियतनाम के जो बोट्स है, टॉर्पेडो बोट्स, उन्होंने अटैक कर दिया यूएस के उस डिस्ट्रॉयर पे, ठीक है। ये कब हुआ था? अगस्त 1964 में हुआ था। तो अटैक हो गया, वो वहाँ पे किसने अटैक कर दिया? किस पे? नॉर्थ वियतनाम के जो टॉर्पेडो बोट्स हैं, उन्होंने USS मैडॉक्स पे अटैक कर दिया। अब देखो, ऐसा बोला जाता है, यूएस ऐसा बताती है कि जो सेकेंड गल्फ ऑफ टॉन्किन इंसिडेंट, मतलब एक तो हो गया जो नॉर्थ वियतनाम में अटैक कर दिया यूएस पे, ठीक है, यूएस के जो क्या था, USS मैडॉक्स पे। तो ऐसा बोला जाता है कि सेकेंड गल्फ ऑफ टॉन्किन इंसिडेंट भी हुई थी, जो कि अगस्त 4, 1964 में हुई थी। ऐसा यूएस क्लेम करती है, बताती है, यूएस के सोर्स ऐसा बताते हैं। बट हाउएवर ऐसा कहा गया है कि सेकेंड गल्फ ऑफ टॉन्किन इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं था। पता है, कुछ मिस्ट्रीज हमेशा होती है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग हिस्ट्री ना, तो हिस्ट्री इज फिल्ड विथ मिस्ट्रीज, मतलब हिस्ट्री का नाम ही मिस्ट्री है, तो यू गेट अ लॉट ऑफ मिस्ट्रीज इन हिस्ट्री। सो या, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट मिस्ट्रीज। ओके, सो अब हम कॉन्सिक्वेंस देखेंगे। तो जो गल्फ ऑफ टॉन्किन वॉर हुई थी, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसका क्या इफेक्ट था, उससे क्या हुआ, ठीक है। सो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, यही है कि जो ये इंसिडेंट हुई थी, गल्फ ऑफ टॉन्किन इंसिडेंट, वो 1964 में हुई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अटैक हुआ था ना यूएसए के शिप्स पे, नॉर्थ वियतनाम फोर्स ने किया था। तो इस चीज़ का रिस्पॉन्स यूएसए ने दिया।
तो यूएस ने क्या किया, यूएस कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि देखो भैया, अब यूएसए के पास इतनी पावर आ जाती है कि वो वियतनाम में अपनी आर्मी को कहीं पे भी जाके रख सकता है, ठीक है, वो जहाँ चाहे वियतनाम में अपनी आर्मी को खड़ा कर सकता है, और कुछ भी अगर होता है तो वहाँ पे फिर वो अटैक कर देगा। मतलब यूएसए के पास ये फ्रीडम है कि वो अपनी आर्मी को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है वियतनाम में। अब जो है अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होती है वियतनाम में, वियतनाम वॉर में, क्योंकि अब वो अपने आर्मी को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है ना। तो ये चीज़ यूएस कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन पास किया, और यूएसए ने भी कहा कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो। उसने भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस पूरे वियतनाम में दिखा दी, पूरे वियतनाम में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस दिखा दी, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा वॉर चला। ये वॉर आपका 1975 तक चलता ही रहा, रुका ही नहीं, है ना। उसके बाद जिसके वजह से काफ़ी पॉलिटिकल अरेस्ट भी हुए, काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी थे, काफ़ी कुछ हुआ है ना इन सब चीज़ों की वजह से। ओके, सो 19 जस्ट अ मोमेंट, ओके। Finally, ceasefire was arranged in January 1973. It was agreed that American troops will be withdrawn from Vietnam and both North and South would respect the frontiers along the 17th parallel. But still, the Viet Cong continued the attack and siege in the capital of South Vietnam and was ultimately occupied in 1975. तो सीज फायर तो 1973 जनवरी में ही अरेंज कर दिया गया था कि भैया देखो, अब अमेरिका जो है अपने ट्रूप्स को हटा लेगी वियतनाम से, नॉर्थ से भी, साउथ से भी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, प्लीज़ निकाल लो अपना। ये चीज़ हुई, सीज फायर 1973 जनवरी में ही हो गई थी। बट फिर भी वॉर चली, जैसा कि मैंने कहा 1975 तक चलती ही रही है, वो रुकी नहीं, है ना। तो यही हुआ। तो लास्ट में अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आप ये लिख देना कि इस वॉर की वजह से, आई मीन दिस वॉर रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड कैजुअलिटीज, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं आपको वॉर के बारे में बोलती हूँ, मैं आपको एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि वॉर में लॉस दोनों साइड का होता है। इट नेवर हैपन्स कि वॉर हो रही है और किसी एक साइड का ही लॉस हो, समझ रहे हो आप लोग। तो वही चीज़ है। सो नाउ विल मूव अहेड। अब हम देखेंगे बर्लिन वॉल, अगस्त 1961। So the situation in Berlin also created tension between the two blocs, perhaps encouraged by the lead in nuclear weapon. Khrushchev made the announcement that Russia no longer recognized the rights of the Western powers on West Berlin. When America challenged this declaration of Russia, Khrushchev did not press the demand too far. आप समझ रहे हो, अब बर्लिन के में जो सिचुएशन थी, अब लेट्स मूव टू बर्लिन। बर्लिन में जो सिचुएशन थी वो भी काफ़ी टेंस्ड थी, है ना। काफ़ी टेंशन वाला माहौल चल रहा था बर्लिन में भी, और ये टेंशन और ज़्यादा इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का जो इस्तेमाल हो रहा था ना, उसके वजह से भी ये टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। और क्रुश्चेव जो कि रशिया के हेड थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि रशिया जो है अब वेस्ट बर्लिन में वेस्टर्न पावर्स को इनकरेज नहीं करेगा। अब वेस्ट बर्लिन, अगर आपको याद हो, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, इसी चैप्टर में पढ़ा है, वेस्ट बर्लिन कौन देखता था, उसका देखभाल कौन करता था, हु यूज टू लुक आफ्टर वेस्ट बर्लिन, वहाँ पे किसकी सत्ता थी, वेस्टर्न पावर्स की। तो रशिया ने बोला कि भैया देखो, अब हम वेस्ट बर्लिन में वेस्टर्न पावर्स को और नहीं देख सकते हैं, वेस्टर्न पावर्स को यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद अमेरिका ने बोला कि अच्छा, हमें निकालना चाहते हो, क्यों निकले भाई, तुम बताओ हमें क्यों निकले हम, है ना। बट क्रुश्चेव वॉज वेरी एडमेंट। क्रुश्चेव ने बोला कि नहीं, हम नहीं चाहते वेस्टर्न पावर्स रहे वेस्ट बर्लिन में। 1961 he again placed this demand before the American President John F. Kennedy that West should be withdrawn from West Berlin. When Kennedy refused to accept this demand, Berlin Wall was erected, a 28-mile long across the entire city, effectively blocking the escape route, August 1961. तो अब रशिया ने जो ये चीज़ बोली कि वेस्ट बर्लिन से तुम वेस्टर्न पावर्स को हटाओ, और कैनेडी ने जो बात नहीं सुनी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, उसने विथड्रॉ नहीं कराया, कैनेडी ने एक तरह से क्या एक्चुअली रिफ्यूज़ कर दिया उस डिमांड को। तो क्या किया रशिया ने, बर्लिन वॉल को खड़ा किया। एक 28 माइल लॉन्ग थी वो, ठीक है। और वो पूरे जो रूट है ना, कि कोई भी वहाँ से, मतलब अब
यहाँ से वहाँ कोई एस्केप कर जाए, अगर आपको यहाँ से वहाँ, मैं बताती हूँ कैसे, जस्ट मोमेंट, लेट मी ड्रॉ। अब इतनी इतनी बड़ी वॉल है कि कोई एक, यहाँ पे अगर आप हो तो आप एस्केप भी नहीं कर सकते हो यहाँ से, तो वो वॉल क्रिएट हो गया, समझ रहे हो आप लोग? ओके, मूविंग अहेड, ईजिंग ऑफ टेंशन एंड डिटेंटी। अब आप यहाँ पे देख लो पिक्चर, बर्लिन वॉल, ये पिक्चर स्टडी में भी आपका आ सकता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। पिक्चर स्टडी के लिए भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट इज दिस एंड व्हाट हैपेंड इन दैट एंड दिस, समझ रहे हो आप लोग? तो डू नॉट लीव, जब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, बर्लिन वॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के चांसेस हैं, तो आप उस और अगर उसके साथ कोई डायग्राम भी है, सी आपकी हिस्ट्री बुक में ज़्यादा डायग्राम है नहीं, तो अगर आपको लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो डू फोकस ऑन दैट। ओके ओके, द वर्ड डिटेंटी वॉज यूज टू, अब देखो डिटेंटी का मतलब क्या है, इट वॉज यूज टू मीन अ परमानेंट रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनेशनल टेंशंस, मतलब जो भी टेंशंस चल रही थी ना, इंटरनेशनल टेंशंस, वो उस चीज को परमानेंट रिलैक्सेशन देने को ही डिटेंटी कहते हैं, ठीक है? और क्यों ये डिटेंटी, क्यों ज़रूरत था, मतलब क्या रिक्वायरमेंट थी डिटेंटी की, ठीक है? वो भी हम ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे। पहले ये देखते हैं, द फर्स्ट साइन ऑफ रियल डिटेंटी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट केम इन द अर्ली 1970s, स्टिमुलेटेड probably by the continuing fear of nuclear war and horrors of वियतनाम। अब वियतनाम में जो न्यूक्लियर अटैक्स हो रही थी, न्यूक्लियर वॉर हो रही थी, वो सबको देख के ईस्ट और वेस्ट के बीच में पहला साइन हुआ रियल डिटेंटी, मतलब कि भैया देखो, वेस्ट और ईस्ट ने कहा कि भैया देखो, हमें अब और लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, न्यूक्लियर वॉर का इफेक्ट सबको पता है, वो पूरे हमारे सिर्फ किसी एक कंट्री को नहीं बल्कि दोनों कंट्री को ही काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी। तो पहला साइन हुआ रियल एंटिटी, सॉरी डिटेंटी, किसके बीच में? ईस्ट और वेस्ट के बीच में, अर्ली 1970s में। There were specific motives of different powers of detente. For example, China was anxious about their isolation in international politics and worsening relations with Russia. America felt the policy they pursued in Vietnam was to be revised and policy of peaceful coexistence to be adopted. अब ये दोनों में क्या है कि पहले पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि चाइना ने सोचा कि भैया देखो, हम तो अकेले होते जा रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हमारा कोई दोस्त नहीं है, और रशिया के साथ भी हमारा रिलेशन जो है काफ़ी ख़राब हो रहा है, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम तो फिर आइसोलेट ही हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दोस्त ही नहीं रहेगा। और जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अलाइज हों, बिना अलाई के आप सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना? अभी भी इफ़ यू सी, अलाइज आर इम्पॉर्टेंट, अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होने ज़रूरी होते हैं, समझ रहे हो आप लोग? तो चाइना को उस चीज़ का डर था, तो वो एक रीज़न हो सकता था डिटेंटी साइन करने का, समझ रहे हो? अमेरिका को भी था कि वियतनाम पे जो वो पॉलिसी अप्लाई कर रहा था उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही गलत है, ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा ही करक है एक टाइप से। Russia also thought in a different way. Russia wanted to reduce expenditure on defense so as to increase the standard of living of Russian people along with the satellite states. अब रशिया भी जितना वो खर्च कर रही थी वो कम करना चाहती थी, ताकि उसके अंदर, उसके देश में जो लिविंग सिचुएशन है, लिविंग कंडीशंस है लोगों के, वो भी अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही हो, है ना? समझ रहे हो? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही था ही, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही हो, तो वो एक्सपेंडिचर जो है, जो वो डिफेंस में इतना एक्सपेंडिचर डाल रही थी, डिफेंस में क्यों डाल रही थी? क्योंकि वॉर्स हो रहे थे, इसलिए डिफेंस में इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर जा रहा था उनका। तो रशिया थॉट कि उधर एक पैसे खर्च करने से अच्छा है, मार पीट में खर्च करने से अच्छा है कि हम लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन को ही ठीक कर दे, ठीक है? उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज वॉज द फियर ऑफ वेस्टर्न स्टेट्स हु वर वरीड दैट दे वुड बी इन द फ्रंट लाइन इफ न्यू। हाँ, अब वेस्टर्न स्टेट्स को सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या था इस आइडेंटिटी का? ये कि वेस्टर्न स्टेट्स जो थे ना, जितने भी वेस्टर्न स्टेट्स थे, उनको ये लगा कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ, रियल न्यूक्लियर वॉर हुआ पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले उन्हीं पे गिरेगा। तो उनको काफ़ी डर था इस चीज़ का। और विली ब्रांट जो थे, जो वाइस चांसलर थे वेस्ट जर्मनी के, वो चाहते थे कि वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बेटर रिलेशंस, अच्छे संबंध बना के रखे। इसी पॉलिसी को ऑस्ट पॉलिटिक कहते हैं। कौन सी पॉलिसी को? ये जो वेस्ट जर्मनी के जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने जो कहा कि
जर्मनी का रिलेशन ईस्टर्न यूरोप कंट्री के साथ, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अच्छा होना चाहिए, इस पॉलिसी को ही ऑस्ट पॉलिटिक कहते हैं। ठीक है, बस दैट इज़ इट। अभी यहाँ पे 2-3 टर्म्स है विच वी विल सी, एंड देयर इज नथिंग मच टू रीड। उसके बाद वील गो टू द लास्ट यूनिट। Okay, both America and Russia had already established hotline telephone link to discuss important urgent issues. The next important step was signing of strategic arm limitation talk in 1972. तो ये हॉट लाइन का मतलब क्या है कि कोई भी अगर ऐसा इंपॉर्टेंट इशू होता है, कोई अर्जेंट सिचुएशन है और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इशू सा है, तो दोनों जो अमेरिका और रशिया थी उन्होंने एक टेलीफोन लिंक एक दूसरे के बीच में कर लिया था कि कोई भी ऐसा अर्जेंट कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ इशू होता है तो हम कॉल कर लेंगे। फिर स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक भी हुई थी कि भैया देखो हम कुछ ज़्यादा ही एक तरह से वॉर कर रहे हैं, वॉर पे भी हमें लिमिटेशन करने की ज़रूरत है, वरना पूरा इकोनॉमी, पूरा पॉलिटिक्स, पूरा सोशल लाइफ, पूरा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा दोनों कंट्रीज़ का। और American President Nixon twice visited Moscow in 1972 and 74, while the Russian leader Brezhnev paid a counter visit to Washington in 1973. America even decided to export wheat to Russia. Just look at it. ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। अमेरिका मतलब अब रिलेशंस देखो एक तरीके से सही हो रहे हैं, ये उधर विजिट कर रहा है, वो उधर विजिट कर रहा है। अमेरिका ने तो ये भी डिसाइड कर लिया कि वो रशिया को व्हीट एक्सपोर्ट करेगा, अभी कोल्ड वॉर चल रही थी उनके बीच में, है ना। उसके बाद एक हेल्सिंकी एग्रीमेंट हुई थी जुलाई 1975 में, जहाँ पे अमेरिका, रशिया, कनाडा एंड जितने भी यूरोपियन स्टेट्स थे सब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जो यूरोपियन फ्रंटियर्स हैं वो उस पूरे चीज़ को एक्सेप्ट किया। इन सब ने पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, वो सेटलमेंट नहीं हो रही थी यूरोपियन फ्रंटियर्स की, बट वो फिर हो गया। ठीक है, और अमेरिका और चाइना के बीच में भी रिलेशन काफ़ी सही हुए, है ना। अमेरिका और चाइना के बीच में रिलेशन सही नहीं थे। डीकोलोनाइजेशन चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मेरे चैनल पे ही आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अमेरिका और चाइना के बीच में भी रिलेशन सही नहीं थे, बट वो भी सही हो गए। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये क्या है? द क्लाइमैक्स ऑफ डिटेंटी बिटवीन चाइना एंड अमेरिका वो सीन व्हेन जिमी कार्टर गिव द फॉर्मल रिकग्निशन। हाँ, जब जिमी कार्टर ने रिकग्नाइज कर लिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना थी बट अमेरिका उसे रिकग्नाइज नहीं कर रही थी, बट जब कर लिया 1979 में तो ये इससे पता चलेगा कि हाँ उनके बीच में जो सिचुएशंस हैं वो भी काफ़ी सही हो गई है। ठीक है, उसके बाद ओके, so in December 1991 Russia itself had split up into separate republics and communist rule came to an end after 75 years। मतलब कम्युनिस्ट रूल ख़त्म हो गया, 75 ईयर्स तक जो ये कम्युनिस्ट रूल चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया, और रशिया ने खुद को ही स्प्लिट कर लिया रिपब्लिक्स, सेपरेट रिपब्लिक्स में। और इस चीज़, अब ये जो फिर हुआ इसके बारे में किसी ने और फिर क्वेश्चन कुछ उठाया नहीं। इट वॉज ऑल एक तरह से सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ सॉल्व हो गया। ठीक है, दिस इज़ इट, और कुछ नहीं है। और एक मुझे आप लोगों को एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी जो मैंने आपको, शायद आपको नहीं पता हो अभी, जो मैं, हाँ ये रहा, ये वाला जो है ना, एक मिनट, ये जो अमेरिका, रशिया, कनाडा, ऑलमोस्ट ऑल द यूरोपियन स्टेट्स एक्सेप्टेड द यूरोपियन फ्रंटियर्स सेटल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये यूरोपियन फ्रंटियर्स जो है ना, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना उनके बॉर्डर्स, तो वहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो रही थी ना, उसी चीज़ को तो लेके मतलब इतनी फाइट हो रही थी, वो भी एक तरह से सेटल हो गया इस हेल्सिंकी एग्रीमेंट ऑफ जुलाई 1975 के में, ये चीज़ डिसाइड हुई तो उसके बाद। ठीक है, ओके, now there's this unit, break up of the USSR and changes in Eastern Europe, USSR, Germany, Poland and Czechoslovakia. So we'll read about this and I think I should make a separate video of this. ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, वो वीडियो भी आई थिंक हार्डली 10-15-20 मिनट्स की होगी, ज़्यादा होगी भी नहीं। सो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ दैट। ठीक है, विद दैट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज वीडियो। वो मैं सेपरेट वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई रियली नीड टू रश आउट समवेयर टुडे, सो आई हैव टू एंड दिस वीडियो अभी इधर। बट डोंट वरी, मैं आज ही पोस्ट कर दूंगी सेकंड में, जिस दिन ये वीडियो अपलोड करूंगी ना, ये वाली पार्ट, उसी दिन मैं लास्ट वाला पार्ट भी अपलोड कर दूंगी कोल्ड वॉर का। सो या, with that I would like to end today's video. If you like the video, do like, share, subscribe and
press the bell icon for further notifications, and do share the video. Once again, please do share the video. And yeah, till then, happy reading. Take care. Thank you very much.